अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे, जैसे कि कल के लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बेटे कंटिन्यूइंग विद दैट आज हम और कुछ क्वेश्चंस जो है बेटा 11th बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें से जो पहला क्वेश्चन है, इट सेज व्हाट्स काइनेटिक एनर्जी स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए बेटा, पहली चीज है व्हाट्स काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है बेटे कि डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। उनमें से एक फॉर्म है बेटा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में बेटा एनर्जी प्रेजेंट है। सो दैट मींस एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स है और उनमें से एक टाइप है बेटा जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो दैट मींस एनर्जी जो हमारे पास अवेलेबल है बेटा उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो बेटा उनमें से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसका नाम है बेटा काइनेटिक एनर्जी। अब अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट्स काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें लिखना क्या है? लिखना यह है बेटा एनर्जी जो एक बॉडी पोजेस करती है बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। यानी अगर एक बॉडी कोई भी हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द बॉडी, इफ द बॉडी इज इन मोशन, तो बेटा बाय वर्च्यू ऑफ मोशन उसमें कितनी एनर्जी है, उस एनर्जी को बोलते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। अगर आप इसमें सिर्फ एक लाइन चेंज कर दें, एक वर्ड चेंज करें और बाय वर्च्यू ऑफ मोशन के बदले लिखें आप बेटा बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, तब ये एनर्जी कहलाती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। बाय वर्च्यू ऑफ, जब आप मोशन लिखते हैं बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, तब हम बोलते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, राइट, और ये मूव करी है बेटा, ये जा रही है विद वेलोसिटी v। तो क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड है मोशन, ये मूव कर रहा है, तो बेटा इसके साथ जुड़ी है एक एनर्जी नोन एज काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा? सब जानते हैं 1/2 ऑफ mv²। बेटा काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 ऑफ mv²। दूसरी बड़ी बात बेटा ध्यान से सुनिए, सिंस इट्स एनर्जी तो ऐसा यूनिट तो जूल ही होना है। ये यहां पे v स्पीड है या वेलोसिटी है। बड़े असल में ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से, इट इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv.v। यानी ये जो v² है बेटा एक्चुअली इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी विद इटसेल्फ। इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी विद इटसेल्फ। अगर हम इसको ओपन अप करें बेटा तो क्या मिलेगा? 1/2 ऑफ m, इट वुड बी a डॉट b, you know, magnitude of a into magnitude of b into cos theta। magnitude of a मतलब v, magnitude of b वो भी v है, v into v² cos theta, angle between v with itself। तो बेटा किसी भी वेक्टर का जो एंगल होता है अपने साथ बेटा वो 0 होता है। कॉस आप 0 यहां पे जब डालेंगे तो बेटा वो 1 आ जाएगा और आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा 1/2 ऑफ mv²। इस एनर्जी को हम कहते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है विच इज बिकॉज ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन होती है बेटा, ऐसी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, राइट। चलिए बेटा अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। इसके साथ एक और चीज जुड़ी थी बेटा, स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम। स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम आई थिंक ये मैंने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया। चलिए मैंने कहा था दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा सा यहां पे भी मैं आइडिया दूं। ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये क्या कहती है बेटा? जब हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम इट सेज, इसका जो स्टेटमेंट है, work done by all forces is equal to change in kinetic energy। ये इसका स्टेटमेंट है। ये कैसे इसके बराबर होता है वो भी आज देखेंगे, इसका क्या मतलब हुआ वो भी समझेंगे। मान लीजिए बेटा एक बॉडी है और उस बॉडी पे 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस, 3-4 फोर्सेस एक साथ एक्ट करें। हम ये भी जानते हैं बेटा जितने फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट होते हैं उतनी वर्क हमें मिलेंगी। यानी अगर 3 फोर्सेस हैं तो 3 वर्क हमें मिलेंगे बेटा। हम उनको अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे तो 3 फोर्सेस एक्ट करें एक बॉडी पे तो 3 वर्क मिलेंगे बेटा। हम कहेंगे वर्क डन बाय ऑल दोज 3 फोर्सेस, उनका जो सम है बेटा दैट्स ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
सर हमें यह बताइए, अगर एक बॉडी पे लेट अस सपोज ऐसे दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट करें, जैसे ये तीन फोर्सेस, सर मान लीजिए इस फोर्स का नेचर कंजर्वेटिव है, इस फोर्स का जो नेचर है बेटा दैट इज नॉन कंजर्वेटिव। सर ये जो फोर्स है, ये फोर्स है बेटा वेरिएबल, यानी फंक्शन आप मान लीजिए टाइम है। सर अब बताइए हम क्या करें, क्या ये थ्योरम तब भी वैलिड है? यस, दिस थ्योरम होल्ड्स गुड, दिस थ्योरम इज वैलिड, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम तब भी आप लगा सकते हो, बिकॉज इट सेज वर्क डन बाय ऑल मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्स, whether the force is conservative, non-conservative, it's constant, it's variable, independent of that। पहले सिस्टम को एनालाइज करो, उसमें देखो फोर्सेस कितने लग रहे हैं, जितने फोर्सेस उतनी वर्क, और बेटा उनका नेचर आप देख लीजिए। तो बेटा हम कहेंगे जितने भी फोर्सेस हैं उनकी वजह से जितनी भी वर्क है, जब हम उन सारे वर्क को एड अप करेंगे दैट गिव्स यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ बेटे, कल हमने एक चीज, लेकिन अगर आपको याद होगा कल के लेक्चर में हमने कहा वर्क तीन टाइप्स की होती है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। तो बेटा जब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे इनकी वजह से, तो कोई वर्क नेगेटिव भी हो सकती है, कोई वर्क पॉजिटिव, तो विद साइन हम वर्क एनर्जी थ्योरम में उसको इंसर्ट करेंगे। जैसे इसी बॉडी पे अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उसकी वजह से लेट सपोज नेगेटिव वर्क हो रही है बेटा, तो हम उसको वहां पे जब इस वर्क एनर्जी थ्योरम में इंसर्ट करेंगे तो नेगेटिव के साथ इंसर्ट करना है। अब बड़ी बात आती है, सर ये थ्योरम आती कहां से, मतलब इसका प्रूफ क्या है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है? तो बेटा प्रूफ देख लीजिए इस थ्योरम का, इस थ्योरम का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका प्रूफ देख लीजिए बेटा। प्रूफ इसका सिंपल है, आपको मैंने कल के लेक्चर में कहा था बेटा, हमें पता है बेटा कि जो हमारे पास बेटा फोर्सेस होते हैं, जो हमारे पास फोर्सेस होते हैं, जितने फोर्स होंगे उतने बड़ा वर्क होंगे, और फोर्सेस का नेचर डिफरेंट होगा, कंजर्वेटिव भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है। तो बेटा अगर मैं कोई पर्टिकुलर मोशन कंसिडर करूं, क्योंकि मोशन के अलग अलग टाइप्स होंगे, जैसे अगर जो है फोर्स है बेटा, लेट्स सपोज हमारा जो फोर्स है, ध्यान से सुनिएगा, एक सेकंड, चेंज द कलर। मान लीजिए बेटा मेरा जो फोर्स है वो कांस्टेंट लग रहा है एक बॉडी पे, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी, और ऐसी मोशन को हम बोलेंगे बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मेरा जो फोर्स है अगर वो वेरिएबल है बेटा, तो एक्सेलरेशन चेंज होगी, तो बेटा ऐसी मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मोशन के डिफरेंट टाइप्स है बेटा, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मोशन हम वैसी इक्वेशन यूज करते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को कंसीडर करूं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कंसीडर करूं, उसमें कितनी इक्वेशंस होती हैं? तीन फंडामेंटल इक्वेशंस जो उसमें वैलिड है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। उनमें से अगर एक इक्वेशन में यहां पे आपको दिखाऊं, जस्ट जैसे मैं ये इक्वेशन पिक करूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, अगर ये इक्वेशन मैं लेता हूं बेटा, और ये किसके लिए वैलिड है बेटा? ये इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ये और किसी के लिए वैलिड नहीं है। मैं निकालूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम यहां से, लेकिन याद रखेंगे बेटा निकाला तो इससे क्योंकि मेरे लिए आसान है इससे निकालना, बट दैट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मोशन। कोई भी मोशन हो वो हर एक जगह एप्लीकेबल है। डिराइवेशन हम यहां से करेंगे, ध्यान से सुनिएगा बेटा। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 1/2 ऑफ m, सो 1/2 ऑफ m से मैं मल्टीप्लाई करूं हर एक जगह, तो बेटा कुछ इस तरीके से आएगा, 1/2 ऑफ m v स्क्वायर, 1/2 ऑफ m u स्क्वायर एंड 1/2 ऑफ m 2as। तो बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 1/2 ऑफ m से मल्टीप्लाई किया, बेटा 2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1/2 ऑफ mv स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, 1/2 ऑफ m u स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, m into a is the force and force multiplied by displacement is work done। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप इसको देखेंगे, मैंने बेटा डिराइव किया, ये जो मैंने एक्सप्रेशन डिराइव किया वर्क डन इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बेटा हम इसको प्रूव कर सकते हैं हर एक टाइप ऑफ मोशन के लिए भी। तो बेटा हम इसीलिए इसको जनरलाइज करते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये है बेटा
प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा कि काइनेटिक एनर्जी जो बेटा, खास बात ये, काइनेटिक एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी कैसे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जुड़ी है बेटा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो एक बॉडी पे, एक सिस्टम में एक साथ एक्ट कर रहे हैं बेटा, उनकी वजह से जो टोटल वर्क डन आएगी वो हमेशा बराबर होगी उस सिस्टम या उस बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। सो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस पहले क्वेश्चन का। चलिए बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनिएगा बेटा। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज, ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। व्हाट इट सेज स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशन। लेक्चर नंबर 1 में मैंने लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ाया था और यहां पे देखिए बेटा, उसने पूछा तो मोमेंटम, लेकिन कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। बेटा अगर आपको याद होगा हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ है बेटा, इट स्टेट्स F इज इक्वल टू, यानी एक्सटर्नल फोर्स जब लगता है सो देयर इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी F एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बेटा हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है। अगर रोटेशनल डायनेमिक्स में हम इस इक्वेशन का एनालॉग फॉर्म देखें तो वो आएगा, फोर्स का एनालॉग बनेगा बेटा टॉर्क एक्सटर्नल, बेटा डी बाई डी टी ऑफ बेटा रोटेशनल डायनेमिक्स में मोमेंटम होती है बेटा ट्रांसलेशनल मोशन में, बेटा रोटेशनल में इसी का एनालॉग होता है एल, वेयर एल इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। एल इज सेड टू बी एंगुलर मोमेंटम। तो ये है बेटा न्यूटन सेकंड लॉ, जो इक्वेशन आप बोर्ड पे देख रहे हैं बेटा, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। सर हमने तो कभी देखा नहीं बेटा, आपने ये देखा होगा, इसको कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन ट्रांसलेटरी मोशन, इसको बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल डायनेमिक्स। बेटा ये जो आपके पास है टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, यानी इसका मतलब ये है, जैसे कल मैंने एक्सप्लेन किया था, जब तक ना एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करे तब तक उसकी मोमेंटम चेंज नहीं होगी, सो बेटा इसी तरीके से आज हम ये कहेंगे, जब तक ना एक बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क आए तब तक बेटा उसकी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगी। सो whenever there is some external torque acting on a system, what will happen? The angular momentum is going to change. So that's why हमने लिखा tau external is equal to dl by dt, right? अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आज हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है। स्टार्ट आप वहां पे करेंगे बेटा, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप इस तरीके से बेटा स्टार्ट करेंगे, आप लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशनल डायनेमिक्स में, यानी टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। फिर क्या करेंगे बेटा, मैं कहता हूं क्या ये जरूरी है कि हर एक सिस्टम में एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होती है? नहीं बेटा, डिफरेंट सिस्टम में एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो भी सकती है और नहीं भी। इसको दिमाग में रखिए बात, डिफरेंट सिस्टम में एक्सटर्नल टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो भी सकती है और नहीं भी। मैं उन सिस्टम्स की बात कर रहा हूं जिनमें नेट एक्सटर्नल टॉर्क zero. So I'm not speaking of all systems. I'm speaking strictly for only those systems जिनमें बड़ा external torque zero, उनमें क्या होगा? So बेटा ये है exclusively for only those systems in which the net external torque, या तो आप कहेंगे torque ही zero है, या तो अगर torque है, net torque अगर zero है, तो हम बोलेंगे बेटा उन systems की बात करेंगे, सिर्फ उन systems की जिनमें external torque zero है। ये बेटा zero यहां पे डालेंगे, it is equal to dl upon dt, dt इधर भगाएंगे बेटा, dt इंटू जीरो, ये जीरो हो जाएगा। सो dl इज इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dl इट इज l, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो कांस्टेंट। सर क्यों? इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, सो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो कन्वर्सली आपको बेटा कांस्टेंट दे रहा है। बताइए बेटा क्या मिला? एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। What do you mean by conservation of angular momentum? So बेटा याद रखेंगे, अगर एक सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहती है, अगर एक सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम बेटा कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है बेटा, तब हम कहेंगे उस सिस्टम में क्या है बेटा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड मतलब
चेंज ना होना, कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट रहना। तो जिस सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो बेटा, किसी भी सूरत में चेंज ना हो बेटा, ऐसे सिस्टम्स में हम कहते हैं दैट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। और आपने खुद देखा एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट रही, जब मैंने एक्सटर्नल टॉर्क बेटा जीरो कर दिया। तो यहां पे आप लिख सकते हो दैट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड ओनली इन दो सिस्टम्स इन विच आइदर द टॉर्क इज एब्सेंट और द नेट टॉर्क इज जीरो। जब एक सिस्टम में एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होती है बेटा, उन्हीं सिस्टम्स में एंगुलर मोमेंटम बेटा कंजर्व रहती है या कांस्टेंट रहती है। बात समझ में आ रही है बेटा? इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा बेटा मैं क्या कह रहा हूं। इसमें लिखा था एग्जाम्पल्स के साथ, यानी आपको एक दो एग्जाम्पल वहां पे देनी है जिन सिस्टम्स में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहती है बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी अर्थ है बेटा, और मान लीजिए ये है बेटा सन, राइट? दिस इज द सन एंड दिस द अर्थ। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अब अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे भी स्पिन करता है, रोटेट करता है, और दूसरी बात ये बेटा जाता है किसके अराउंड? सन के अराउंड भी जाता है इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अच्छे से देख लीजिए बेटा, अब हो क्या रहा है बेटा, अगर मैं कहूं अर्थ किस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो वो इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैं कहूं क्या इन दो में कोई फोर्स है, आप कहेंगे हां सर इन दो में ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सन जो है बेटा वो अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है बाय अ फोर्स नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स? एग्जैक्टली राइट। सो बेटा हां, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पे है, यानी अर्थ को सन खींच रहा है अपनी तरफ बाय अ फोर्स नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं आपसे कहूं ग्रेविटेशनल फोर्स यानी फोर्स तो है, क्या यह फोर्स कोई टॉर्क बनाता है? क्या यह फोर्स यहां पे टॉर्क जनरेट करेगा? आंसर इज नो, यह फोर्स टॉर्क नहीं बनाएगा। सर क्यों? बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारा, याद रखेंगे बेटा, यह पॉइंट हमेशा याद रखें, अगर फोर्स पास हो थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर फोर्स या फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन या फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अगर पास हो एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू, बेटा हम कहते हैं टॉर्क उसकी वजह से जीरो होता है। यह हमने पढ़ा हुआ है, यह हम पढ़ चुके हैं बेटा रोटेशनल डायनेमिक्स में। सो बेटा द फोर्स और द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इज ऑलवेज जीरो। तो बेटा हम कहेंगे यहां पे जो फोर्स है बेटा उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बेटा क्रॉस कर रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन को, क्रॉस कर रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो बेटा हम कहेंगे टॉर्क बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। बेटा ऐसे फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगी वो डेफिनेटली बेटा जीरो होगी। अगर टॉर्क जीरो है तो बताइए बेटा अर्थ जब रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, टॉर्क इस पे जीरो है बेटा, क्या मैं कह सकता हूं अर्थ के सिस्टम में जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है? यस यू आर राइट, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बट माय क्वेश्चन इज एट द सेम टाइम, इज लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड? नो, लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। रीजन कल मैंने कहा था, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व होने के लिए फोर्स जीरो होना चाहिए, जबकि फोर्स प्रेजेंट है। लीनियर मोमेंटम यहां पे वैसे भी कंजर्व नहीं है, क्योंकि बेटा यहां पे जब ये रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन, ये जाएगा बेटा इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और डिफरेंट जगहों पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है बेटा, वी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, बिकॉज दैट्स अलोंग द टेंजेंट। चेंज होगी बेटा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है बेटा। सो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है, बट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसी को हम थोड़ा सा इस तरीके से बेटा हमेशा के लिए याद रखेंगे कि प्लेनेटरी सिस्टम में, याद रखेंगे बेटा प्लेनेटरी सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। आप वहां पे स्टेटमेंट लिख दीजिए, इन प्लेनेटरी सिस्टम एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मून जाती है अर्थ के अराउंड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अर्थ जा रही है सन के अराउंड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मार्स जा रहा है सन के अराउंड, बेटा एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो ये बातें आप समझिए कि दिस द प्रैक्टिकल यू कैन से एग्जांपल वेयर द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, प्लेनेटरी मोशन। ऐसे सर और कोई एग्जांपल जहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है? हां बेटे,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या आप कह सकते हो बेटा एटॉमिक सिस्टम जो है हमारे पास, एटम्स, उनमें भी बेटा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। देखिए कैसे उनमें एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एटम है, इसके अंदर प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करता है विद सम एंगुलर वेलोसिटी, लेट द एंगुलर वेलोसिटी बी ओमेगा। इस पे जो फोर्स आता है दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा इसकी वजह से भी बेटा आप अगर टॉर्क देखे वो जीरो हो जाएगा बेटा। जब टॉर्क ही जीरो है सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। दिस इज वन मोर इंस्टेंस जहां पे आप कह सकते हैं दैट देयर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। यू गॉट इट? क्योंकि हर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सीस पे बड़ा स्पिन भी करता है और फिर इसके अराउंड रोटेट करता है। तो अगर हम इस एक्सीस को जिस पे ये स्पिन कर रहा है उस पे देखें, उस एक्सीस के अबाउट देखें, ये फोर्स कितना टॉर्क बना रहा है, क्योंकि ये फोर्स उसकी एक्सीस के थ्रू पास हो रहा है, इसकी वजह से बड़ा टॉर्क बनेगी जीरो, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। चलिए एक और एग्जाम्पल्स कितनी आपको चाहिए बेटा? मैं 10,000 दूं तो जो आपको याद रहेंगे 2-3 एग्जाम्पल्स वो आप याद रख लीजिए। इसी तरीके से मान लीजिए बेटा एक हमारे पास आपने वो देखा जो बर्तन मिट्टी के बनते वो किस तरीके से बनते, एक व्हील होता है बेटा, एक बड़ा सा व्हील होता है जो पिवेटेड होता है, एक एक्सीस पे पिवेटेड होता है एंड इट इज फ्री टू रोटेट। उसके नीचे कोई मोटर शोटर नहीं लगा के, कुछ नहीं लगा के होता है बेटा। अब क्या करते हैं बेटा, वो जो उस एक्सीस पे वो जो व्हील उसने पिवेटेड रखा होता है दैट्स फ्री टू रोटेट, उसके पास एक छड़ी होती है, ठीक है। जब वो उसको घुमाता है उस व्हील को और छड़ी बाहर निकालता है, जब तक छड़ी से घुमा रहा है तब तक बेटा उसमें टॉर्क वो एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन छड़ी उसने बाहर निकाल दी, उस व्हील को घुमाने के लिए जो छड़ी यूज की थी उसको बाहर निकाला, फिर व्हील जो है बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से बड़ा घूमता रहता है उस एक्सीस के अबाउट। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से बड़ा वो व्हील घूमता रहता है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, क्योंकि नीचे मोटर नहीं है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इन दैट केस आल्सो बेटा एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम वहां पे भी बेटा रहेगी कंजर्व्ड, राइट। तो बेटा ये कुछ इंस्टेंसेस हैं और ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पे मैं थोड़ा सा यहां पे दिखा दूं। सो मान लीजिए ये हमारे पास वो व्हील है बेटा, इसका मास है m, अच्छे से सुन लीजिए, इसका मास है m और इसके इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी है अभी बेटा ओमेगा, मान लीजिए ओमेगा। और लेट अस सपोज इस व्हील के ऊपर एक कीचड़ का लंप जो है वो आकर इसके ऊपर गिर जाता है। इस व्हील के ऊपर ये रोटेट कर रहा था, ये रोटेट कर रहा था किस एंगुलर वेलोसिटी से सर? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, राइट। लेकिन जब ये लंप इसके ऊपर गिर गया बेटे जिसका मास था m, मुझे बताइए क्या इसके आने से, इस मास के आने से कोई एक्सटर्नल टॉर्क जनरेट हुई? नहीं। जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो इसके आने से पहले भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, इस मास के ऊपर गिरने से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, तो एक्सटर्नल टॉर्क इन द सिस्टम इज जीरो। लेकिन हां मास चेंज हुआ, पहले सिर्फ व्हील घूम रहा था, अब व्हील और ये जो मड का पार्टिकल है ये दोनों घूम रहे हैं बेटा। तो होगा क्या यहां पे? हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी विल चेंज, मास चेंज हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ, एंगुलर वेलोसिटी विल चेंज। अगर वो आपसे पूछ ले कि विदाउट दिस लंप एंगुलर वेलोसिटी वाज ओमेगा, इसके आने से what would be the new angular velocity? तो कैसे निकालेंगे बेटा? हम कहेंगे since the external torque is zero, angular momentum is conserved or constant, angular momentum is constant, यानी L initial is equal to L final, L initial is equal to L final। अब बेटा ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि ये बॉडी है, रिजिड बॉडी है, रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, इसकी एंगुलर मोमेंटम होती है बेटा, किसी भी रिजिड बॉडी की जो एक फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेट कर रहा हो उसकी एंगुलर मोमेंटम होती है आई ओमेगा। ये सबको पता होगा बेटा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो बेटा वो हम यूज कर सकते हैं। बताइए बेटा क्या मैं कह सकता हूं, जब व्हील अकेले रोटेट कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और उस टाइम एंगुलर वेलोसिटी दैट वाज ओमेगा। बाद में क्या हुआ बेटे, इसके ऊपर मड गिर गया, मड से क्या हुआ, मास इंक्रीज हुआ, मास के इंक्रीज होने से क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट्स I2 और बेटा अब जो एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट विल बी ओमेगा डैश। लेकिन ध्यान से देखिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई, जो नहीं चेंज हुआ दैट्स एंगुलर मोमेंटम। इनका जो प्रोडक्ट है वो तो बेटा बराबर रहा, यानी एंगुलर मोमेंटम चेंज
नहीं हुई। एंगुलर मोमेंटम सिर्फ चेंज होती है जब एक्सटर्नल टॉर्क लगता है। इस केस में टॉर्क नहीं है, एंगुलर मोमेंटम नहीं है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम नहीं बेटा, मैंने कहा यहां पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी या कंजर्व्ड रहेगी। तो बेटा अब मुझे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ओमेगा डैश। बताइए बेटा व्हील को अगर मैं डिस्क मान लूं बेटा, डिस्क मान लूं, और बताइए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर कितना होता है? mr²/2। मास ऑफ द डिस्क इज m, रेडियस ऑफ द डिस्क इज r, सो इट्स mr²/2। व्हाट वाज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा। बाद में कौन कौन घूम रहा है बेटे? एक तो पार्टिकल लंप, उसका मास m है, और घूम रहा है बेटा व्हील। तो टोटल मास कितना हुआ बेटे? ध्यान से सुनिएगा, m और m बेटा टोटल मास है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितना हुआ? फिर डिस्क का तो वही रहा, मतलब व्हील का वही रहा, mr²/2। ये डिस्क का है बेटा, ठीक है, एक सेकंड जस्ट वेट बेटा, डिस्क का वही है बेटा mr²/2 प्लस, लेकिन जो पार्टिकल एज पे गिरा था बेटा, ये पार्टिकल बेटा, और हमें पता है पार्टिकल अगर डिस्टेंस r दूर है बेटा फ्रॉम द एक्सिस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का mr² होता है। तो बेटे यहां पे पार्टिकल का मास है m, और ये कितना दूर है एक्सिस पे, एज पे गिरा है बेटे रेडियस के बराबर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। तो बेटा दिस इज द टोटल फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको बेटा, I2 तो आपने लिख दिया ओमेगा डैश। तो बेटा हमें ओमेगा डैश चाहिए बेटा। ओमेगा डैश किसके बराबर होगा? नजर रखिए बेटा, ओमेगा डैश कैसे मैं निकालूं? ओमेगा डैश अपनी जगह रखिए, ये सारा डिवाइड हो जाएगा। सो दैट्स द न्यू एंगुलर वेलोसिटी, दैट्स द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील। कितनी है बेटा? mr²/2 डिवाइडेड बाय mr²/2 प्लस mr² मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये सारा नीचे डिवाइड लाया। दिस इज द न्यू एंगुलर वेलोसिटी बेटा, जिस सिस्टम से अब ये व्हील घूमेगा। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं, हम पढ़ रहे हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम सिर्फ उन सिस्टम्स में कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है, जिनमें एक्सटर्नल टॉर्क बेटा जीरो हो। एक बेस्ट एग्जांपल है बेटा प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन में फोर्स तो होता है, बट उसकी वजह से टॉर्क बेटा जीरो होती है, जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम उनमें कांस्टेंट होती है या कंजर्व्ड होती है। दूसरी बेटा बात मैंने यहां पे की कि हमारे पास जो पोर्टर होते हैं, पोर्टर्स जो होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? उनके पास एक व्हील होता है जिसके नीचे कोई मोटर नहीं होती है बेटा, उसको घुमा देते हैं फिर छोड़ देते हैं घूमने के लिए। द मोमेंट वो अपनी स्टिक जिससे वो व्हील को घुमाते हैं उसको पुल अप करते हैं, उसको निकाल देते हैं, फिर व्हील जो है बेटा इनर्शिया मोशन की वजह से घूमता है, मोटर या एक्सटर्नल टॉर्क या फोर्स की वजह से नहीं बेटा। फिर उसके ऊपर जब एक लंप आकर गिरता है, मड वो रख देते हैं बेटा, उस मड के आने से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आई। जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आई तो उनमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगी, लेकिन क्योंकि बेटा एडिशनल मास आ गया, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है। तो क्वेश्चंस बनते हैं, अगर पहले एंगुलर वेलोसिटी इतनी थी, बाद में कितनी होगी? सो बेटा मैंने आपको एक न्यूमेरिकल यहां पे करके दी। इस तरीके से बेटा हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है। दैट इज व्हाट्स एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिया बेटे, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज की बात हम करेंगे, एक और क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। देखिए एक और क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दैट? इट सेज एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, देयर एक्सप्रेशंस एंड रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। बेटे पहले मैं एक जो है मैसेज आपके साथ जो है शेयर करना चाहता हूं, वो ये है, कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, सर चैप्टर वाइज आप थोड़ा एनालिसिस करिए कि मान लीजिए से फॉर एग्जांपल वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपने पढ़ाई वर्क पावर एनर्जी में, और कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है उस चैप्टर में, यानी वर्क में, ठीक है। इसी तरह से रोटेशनल डायनेमिक्स का मैंने कोई टॉपिक डिस्कस किया, वो चाहते थे कि मैं चैप्टर वाइज बताऊं, इस चैप्टर में ये क्वेश्चन है उन पे फोकस करूं। देखिए बेटा आपने बिल्कुल सही कहा और मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूं। मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे फिजिक्स में, मैं पहले वो डिस्कस कर लूंगा। द मोमेंट आई विल फिनिश विद दिस, ठीक है, आई विल बी डन विद दिस, हम सीधे बेटा जाएंगे फिर एनालिसिस चैप्टर्स पे। तो मैं आपको सीधे बोलूंगा इसमें ये 4 क्वेश्चन, इस चैप्टर में ये 3 क्वेश्चन, इसमें ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेट्स सपोज। फिर उनमें से जो हमने डिस्कस किए होंगे उनको, वो तो हो गए बेटा। अब जो नहीं हुए होंगे डिस्कस, उनको मैं उसी लेक्चर में उसी दिन डिस्कस करूंगा।
तो जैसा आप चाहते हैं हम उसी तरीके से जाएंगे। और भी अगर कोई दिक्कत हो, आप इसमें कुछ चाहते हैं कि हमें एडिशनल जो है ये मिलना चाहिए, नोट्स मिलने चाहिए, ठीक है, जैसे डेफिनेशन मैं बोल तो रहा हूं बट लिख के नहीं है बेटा बोर्ड पे, अगर आप वो चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करिए बेटा, हम वो भी अवेलेबल कराएंगे। ऑल्दो नॉट नेसेसरी, क्यों बेटा रिक्वायर्ड नहीं है। रीजन हर एक स्टूडेंट के पास कम से कम एक दो रेफरेंसेस होती हैं बेटा, और ये सब कुछ लिखा होता है वहां पे। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप अगर रेफरेंस अपने सामने खोल के रखें और इसको सुने, आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको उसका फिर समझ में आ जाएगा, और वही बेटा डेफिनेशन बनेगी। स्टिल अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं इसमें, कुछ भी सजेशन जो है बेटा मोस्ट वेलकम, आप मुझे बोलिए, मैं उसी तरीके से आप तक ये लेक्चर्स पहुंचाऊंगा द वे यू नीड। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे पास आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट्स एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या किसे कहते हैं, पहले इतना समझते हैं। ध्यान से सुनिए बेटा, हमें पता है कि अर्थ के ऊपर, सिर्फ अर्थ की बात नहीं है बेटा, किसी भी प्लेनेट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बेटा, उसको उस प्लेनेट ने पकड़ के रखा हुआ है, और जिस एनर्जी से पकड़ के रखा है, हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा है, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। उस एनर्जी का नाम है बेटा बाइंडिंग एनर्जी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी भी प्लेनेट के ऊपर है, प्लेनेट उसको छोड़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा एक एनर्जी है जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, जिससे वो ऑब्जेक्ट उस सरफेस ऑफ अर्थ या सरफेस ऑफ प्लेनेट को छोड़ नहीं रहा है। अब यहां पे बड़ा क्वेश्चन अराइज ये हो रहा है, अगर मैं उस बॉडी को, जैसे इस स्टाइलस को बेटा थोड़ी सी मैं वेलोसिटी दूं, ये ऊपर तो जाता है, ये अर्थ को छोड़ना चाहता है, लेकिन अर्थ की एनर्जी इतनी ज्यादा, वो बोलती है नहीं नहीं वापस आ जाओ। लेकिन बेटा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको इतनी ज्यादा एनर्जी दूं, इतनी ज्यादा वेलोसिटी दूं कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाए? इजंट इट पॉसिबल? तो बेटा यस इट इज पॉसिबल। तो बेटा जिस वेलोसिटी से मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूं सच दैट वो ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ के जो है बाहर निकल जाए, बेटा दैट वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। उस वेलोसिटी का नाम है बेटा एस्केप वेलोसिटी, राइट। तो बेटा वही वेलोसिटी हमें यहां पे डिराइव करनी है। एक और वेलोसिटी बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्यों ना पहले हम एस्केप वेलोसिटी को देखें अच्छे से। तो बेटा अगर वहां पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, आप कहेंगे सर द वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड या विच मस्ट बी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू लीव द ग्रेविटेशनल पुल, इन ऑर्डर टू लीव द ग्रेविटेशनल पुल, दैट्स नोन एज एस्केप वेलोसिटी। सर निकालिए इसका एक्सप्रेशन, अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालें? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, हम इसका डेरिवेशन जो है यहां पे देखने वाले हैं। ध्यान से देखिए बेटा, बहुत सिंपल मैं रख रहा हूं चीजों को, तो जो भी दिक्कत है आप मुझसे बाद में फिर जो है शेयर कर सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी, ध्यान से सुनिए बेटा, मान लीजिए ये सरफेस ऑफ अर्थ है बेटा, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, और इस सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है बेटा m, अर्थ का मास है बेटा m, और रेडियस ऑफ अर्थ है बेटा r e। अगर मैं आपसे कहूं बताइए बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर है, सो वो होता है बेटे मॉड्यूलस ऑफ मॉड ऑफ जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन दो के बीच में होगी, यानी अर्थ और इस मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसी का मॉड्यूलस ले लीजिए बेटा, उसका मॉड ले लीजिए, ठीक है, उसी को बोलते हैं बेटा असल में बाइंडिंग एनर्जी। तो बेटा वो आएगा G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। अब सोचिए बेटा इस बॉडी को मुझे इंफिनिटी तक पहुंचाना है, इंफिनिटी तक। इंफिनिटी किसे हम कहते हैं, किस जगह को बोलते हैं? सर कहां होती है? बेटा डरने की जरूरत नहीं है, जहां तक ग्रेविटेशनल पुल ये बॉडी फील करेगी, उस एक्सट्रीम पॉइंट पे कि जहां पे आपका ग्रेविटेशनल पुल बस खत्म हो जाएगा, उसी पॉइंट का नाम है बेटा इन्फिनिटी। उसी जगह को हम यहां पे कहते हैं बेटा इन्फिनिटी, राइट। तो बताइए बेटा अब ध्यान से सुनिए, इतनी एनर्जी से अर्थ ने इस बॉडी को पकड़ के रखा है, तो अगर मैं इतनी ही एनर्जी इस बॉडी को दूं तो बेटा ये तो निकल जाएगी, क्योंकि अर्थ ने इतनी एनर्जी से पकड़ के रखा है। अगर मैं बॉडी को, इस बॉडी को इतनी एनर्जी दूं तो बेटा ये जो है ये बॉडी एस्केप कर जाएगी। तो बेटा अब एनर्जी में कैसे दूं? हीट के फॉर्म में, किस एनर्जी में दूं, कैसे इसको दूं? बेटा इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको इसको बेटा निकालना है ग्रेविटेशनल पुल से बाहर।
तो बेटा मैं अगर दूंगा काइनेटिक एनर्जी, अच्छे से सुनिएगा, काइनेटिक किसको दूंगा? काइनेटिक एनर्जी इस मास को। कितनी काइनेटिक एनर्जी? जो कम से कम बराबर हो बाइंडिंग एनर्जी के। तब क्या होगा बेटा? ये जो बॉडी है ये ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करके इन्फिनिटी तक चली जाएगी, आराम से ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करेगी। तो मुझे क्या करना है? बॉडी को दूंगा काइनेटिक एनर्जी, कितनी? कम से कम जितने एनर्जी से वो बाउंड है उतनी एनर्जी दूंगा, तो अर्थ उसको छोड़ देगी। सो चलिए बेटा इसको डिराइव करते हैं यहां पे, ध्यान से देखिएगा बेटा how I am going to derive. So the basic concept is that I need to give kinetic energy, कम से कम किसके बराबर? बाइंडिंग एनर्जी के। बताइए बेटा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हुई? 1/2 ऑफ mv²। जो बॉडी को मैं काइनेटिक एनर्जी दूंगा दैट्स 1/2 ऑफ mv², मस्ट बी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। अभी हमने पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी इज GMEM डिवाइडेड बाय RE। बेटा यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, m और m कैंसिल हो जाएगा बेटा, और यहां पे मुझे ये कोई आम वेलोसिटी नहीं है बेटा। मैंने कहा जो वेलोसिटी आप इस टाइम दोगे, सीधी सी बात है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल क्रॉस कर रहा है, उसी वेलोसिटी का नाम पड़ेगा एस्केप वेलोसिटी। यही मुझे चाहिए, इसका एक्सप्रेशन चाहिए बेटा। सो एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ GME डिवाइडेड बाय RE। और अगर मैं बेटा ये स्क्वायर उस साइड ले जाऊं बेटा, तो रूट आ जाएगा यहां पे, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। एस्केप वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस GME डिवाइडेड बाय RE। ये बेटा एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी। देख सकते हैं बेटा इसमें हर एक टर्म कांस्टेंट है, सो वी कैन सॉल्व इट। हमने किया, आपको करने की जरूरत नहीं है, हमने करके रखा है इसको सॉल्व बेटा। दैट कम्स 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए बेटा हाउ मच ह्यूज इज दिस, यानी इतनी ज्यादा वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी इनिशियली एक बॉडी को, तब बेटा वो बॉडी ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करके एस्केप हो जाएगी। एक बात याद रखेंगे बेटा, कितना 11 अजान हो रही है बेटा, जस्ट 1 सेकेंड। ध्यान से सुनिएगा बेटा। सो इट्स 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। अब ध्यान से सुनिए बेटा, द क्वेश्चन हियर इज दैट सर हम ये वेलोसिटी किस एंगल पे दें? मतलब अर्थ के बिल्कुल ऐसे देना, परपेंडिकुलर, प्रोजेक्टाइल 45 पे, कैसे? बेटा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। आप एक बॉडी को ये वेलोसिटी दे दीजिए अर्थ के सरफेस से, किसी भी डायरेक्शन में वो एस्केप कर जाएगी। सो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे कहीं पे भी एंगल या डायरेक्शन की बात नहीं हुई। सो दैट मींस अगर एक बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करिए, लेकिन इतना दे दीजिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, बेटा वो अर्थ के सरफेस को छोड़ के हमेशा इन्फिनिटी चली जाएगी। सर व्हाट अबाउट, क्या अगर वेलोसिटी हमारी इससे कम रह गई तो बेटा सिर के ऊपर गिरना है, वापस आएगी। सर अगर इससे ज्यादा हुई, एक तो क्रॉस करेगी ग्रेविटेशनल पुल को, और वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं बनेगी, उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी जिसको हम बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल वेलोसिटी, यानी वो वेलोसिटी जो बॉडी के पास बचेगी, एक बार वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर आ गया तब भी उसके पास वेलोसिटी बचेगी, तो बेटा उसको बोलते हैं वी इंटरस्टिशियल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बड़ा ध्यान रखेंगे इस बात का कि अगर हम वेलोसिटी, ये बड़ा याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको दिमाग में रखेंगे कि अगर हम जो मेरी गिवन वेलोसिटी है अगर वो ज्यादा हुई एस्केप से, तो हम ज्यादा ही कुछ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए बेटा, मान लीजिए मैंने दे दिया 13.6, तो मैंने तो ज्यादा दे दिया, तो बेटा बॉडी को क्या होगा, एक तो ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करेगा और वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं बनेगी। जब हम 11.2 बनाते हैं बेटा, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल से क्रॉस होने के बाद उसकी वेलोसिटी वहां पे इन्फिनिटी पे जीरो हो जाती है। लेकिन अगर मैं गिवन वेरी वेलोसिटी ज्यादा हो एस्केप से, एक तो क्रॉस करेगा और वहां पे उसकी वेलोसिटी होगी, और वो वेलोसिटी जो होगी इंटरस्टिशियल वेलोसिटी, वो बराबर होगी बेटा जो आपने वेलोसिटी दी वी गिवन उसका स्क्वायर माइनस एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर। ये एंट्रेंस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि मैं यहां पे एंट्रेंस डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा रेस्ट्रेन कर रहा हूं बेटा, ठीक है। आपको तो पता ही है जो हमारी नॉर्मल क्लासेस होती हैं उनमें किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, क्या डिस्कस होता है। यहां पे मैं बाउंड हूं बेटा, क्योंकि हम यहां पे सीरीज जो बना रहे हैं ये स्ट्रिक्टली है बेटा, तो इसको आप दिल पे नहीं लेंगे सर जो है इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं हमें, मतलब ये क्वेश्चन इतना करके
बेटा ये है आपका बोर्ड का पैटर्न। सो व्हेन इट कम्स टू एंट्रेंस, तो बेटा कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है और आपको पता होगा कि नॉर्मल क्लासेस में क्या चलता है, बट प्रॉब्लम हियर इज दैट कि मुझे उतना ही यहाँ पे डिस्कस करना है जो बड़े बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड था। अब यहाँ पे मैंने सोचा चलो इतना, अगर किसी के दिमाग में डाउट आ गया कि अगर हमारी वेलोसिटी कम या ज्यादा हुई एस्केप से तब क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है, तो इतना बेटा आप याद रखेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं बेटा, और हम जो रिक्वायरमेंट थी हमारे क्वेश्चन की वो क्या थी। पहली चीज थी बेटा एस्केप वेलोसिटी, मैंने पढ़ा दी, एक्सप्रेशन डिराइव करके दिया। अब आते हैं दूसरी वेलोसिटी पे, व्हाट्स दैट, दैट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। व्हाट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, बड़ी मजेदार चीज है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, आपको पता होना चाहिए बेटा सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल होते हैं और आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल वो जो हम जो है किसी बॉडी को मजबूर करते हैं ताकि वो प्लेनेट के अराउंड जो है वो रोटेट या रिवॉल्व कर सके, बट उस चीज ऐसी चीजों को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। और नेचुरल जैसे मून है बेटा जो कि ऑर्बिट कर रही है प्लेनेट के अराउंड। तो कोई भी चीज जो प्लेनेट के अराउंड मूव करे, प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करे, प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करे, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं बेटा सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स दो है बेटा, आर्टिफिशियल और नेचुरल। जो अल्लाह की जात ने रखे हुए वो तो नेचुरल हो गए बेटा, और जो हम बनाते हैं बेटा, हम छोड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। पर्पस ऑफ सैटेलाइट्स बहुत होते हैं बेटा, जैसे आपका कम्युनिकेशन हुआ, कम्युनिकेशन पर्पस इनका होता है, स्पाइंग जासूसी, ठीक है। मैप्स हम बनाते हैं, मैप जो आप देखते हैं बेटा, जैसे गूगल करते हो आप, वो गूगल मैप कहां से आता है, वो सैटेलाइट ने पूरा एनालिसिस करके रखा है अर्थ का, और आपको आसानी हो जाती है। तो बेटा सैटेलाइट्स इसीलिए हम छोड़ते हैं, ठीक है। अब सैटेलाइट करते क्या है बेटा वो पहले सुनिए। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, हम पहले एक हाइट पे उसको ले जाते हैं। तो सैटेलाइट हम जमीन पे ही नहीं छोड़ते हैं, पहले एक हाइट पे चढ़ते हैं, वहां से छोड़ते हैं। सर जमीन पे क्यों सैटेलाइट नहीं छोड़ा जा सकता, उसका रीजन भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। बेटे ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो बहुत ज्यादा होगी उसको लॉन्च करने में, ताकि वो अर्थ के जो है राउंड ऑर्बिट कर सके। तो हमने क्या करा इसके लिए, हम एक हाइट पे जाते हैं और वहां पे उस ऑब्जेक्ट को बेटा वेलोसिटी देते हैं। वहां पे वेलोसिटी देने से यह फायदा होता है कि कम एनर्जी हमें लगती है, कम एनर्जी देनी पड़ती है बेटा उसको घुमाने के लिए अर्थ के अराउंड। लेकिन अगर सरफेस आप अर्थ पे बैठे बैठे आप ये करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन बेटा जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट्स ह्यूज, वी कांट अफोर्ड दैट, दैट्स व्हाई। तो चलिए बेटा, तो पहले सैटेलाइट को ऊपर चढ़ाया, ये हमारा सैटेलाइट हो गया बेटा। अब ध्यान से सुनिए बेटा, जो सैटेलाइट यहां पे आ गया, इसको जो यहां पे हम वेलोसिटी देंगे, या जो इसके पास वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से ये बेटा अर्थ के अराउंड मूव करता है, उसी वेलोसिटी का नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। So what's orbital velocity? It's the velocity with which you can say with which a satellite orbits around a planet. That's known as orbital velocity. Now, where today I have an expression for this, right? Orbital velocity किसके बराबर होती है? तो बहुत आसान है बेटा, ध्यान से सुनिएगा क्या करेंगे। मान लीजिए बेटा यहां से सैटेलाइट से यहां तक जो डिस्टेंस h है और यहां से यहां तक तो रेडियस ऑफ अर्थ है, कुल मिला के अगर मैं r कहूं स्मॉल r मैं किसको कहता हूं वो भी देख लीजिए, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h है बेटा सरफेस ऑफ अर्थ से सैटेलाइट की हाइट। अब ध्यान से सुनिए बेटा, होगा क्या बताइए बेटा, क्या अर्थ इसको पुल नहीं करेगी? सर करेगी। किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं आपसे कहूं वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा जो इस सैटेलाइट पे आएगा, आप कहेंगे सर g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r में क्या आ गया बेटे? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सैटेलाइट। सो बेटा स्मॉल r स्क्वायर। क्या आपको इतना समझ में आया? राइट। सो आई होप कि आपको सारा समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट हो आप मुझे बेटा व्हाट्सएप बिंदास कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए बेटा, GMEMS डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे अगर आप देखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब भी फोर्स वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, सो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट। अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री बना रहा है तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बेटा? 0 होगा। अगर वर्क
ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? आंसर इज इट इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे कोई काम नहीं कर रहा है। सर काम नहीं कर रहा है, फिर क्या कर रहा है? इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ऊपर ऑर्बिटल वेलोसिटी ये है, इसको चेंज करेगा, इसको चेंज करेगा। जब ऑर्बिटल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, बताइए बेटा नेट जो है ये सैटेलाइट कैसे घूमेगा? इन ए सर्कल। एम आई राइट? तो ये बेटा घूमेगा इन ए सर्कल, इन ए सर्कल घूमेगा बेटा। ध्यान से सुनिए, तो सर्कल में घूमेगा। अच्छा, सर्कल में जो घूमेगा, बताइए सर्कल में घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि यही जो हमारा फोर्स है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसने कोई काम नहीं किया, इसने डायरेक्शन चेंज की, और जो डायरेक्शन, जो फोर्स डायरेक्शन चेंज करता है उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम ये कहेंगे कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। दिमाग में होनी चाहिए बात कि सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से कभी नहीं आता है। जो रियल फोर्स सिस्टम में होते हैं बेटा, वही एक्ट करते हैं एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, इतना आपको पता होना चाहिए। आइए बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है बेटा? G(m)(e)(m)(s) डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। m मास ऑफ सैटेलाइट, वेलोसिटी ऑर्बिटल mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। बेटा यहां पे क्या होगा? थोड़ी सी कैंसलेशन, ms ms कैंसिल हो गया बेटा। वैसे हमारे एक सर का नाम ms है बेटा, ठीक है? तो बेटा r और r कैंसिल हो जाएगा। बताइए बेटा क्या मिला यहां पे? सो यहां पे हमें मिला, क्या मिला हमें मिला कुछ इस तरीके से, G(m)(e) डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू v ऑर्बिटल स्क्वायर। मुझे वेलोसिटी ऑर्बिटल चाहिए बेटा, स्क्वायर इधर आएगा। सो दैट्स द एक्सप्रेशन। सो द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन देख लीजिए बेटा। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन आया, v ऑर्बिटल इज इक्वल टू रूट ऑफ G(m)(e) divided by r. This is the expression of orbital velocity. Orbital velocity इसके बराबर है बेटा। डन। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी भी देख ली, हमने बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी भी देख ली। उस क्वेश्चन का एक और रिक्वायरमेंट था, व्हाट इज द रिलेशन, एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द टू, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन निकालिए। इससे पहले कि हम उस रिलेशन पे जाएं, पहले मुझे एक चीज बताइए, व्हाट इज दिस आर? सर आर है RE प्लस H, RE, यू रिमेंबर RE प्लस H। अब मुझे बताइए बेटा, अगर हाइट ऑफ द सैटेलाइट स्मॉल हो, इफ H इज वेरी स्मॉल, क्या मैं इस R के बदले रेडियस ऑफ अर्थ लिख सकता हूं? क्यों नहीं लिख सकता बेटे? तो यहां पे एक स्पेशल केस में डिस्कस करने जा रहा हूं। स्पेशल केस देख लीजिए बेटा। मैं कहूंगा इफ H इज वेरी स्मॉल, इफ H इज वेरी स्मॉल, तो होगा क्या बेटे? हम यहां पे कहेंगे R होता है RE प्लस H। अगर H स्मॉल है तो हमारा R बनेगा RE के बराबर। सो ऐसे सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? ऐसे सैटेलाइट को बोलते हैं, दीज आर द सैटेलाइट्स विच आर ऑर्बिटिंग close to the surface of earth, which are orbiting close to the surface of earth। बेटे उन सैटेलाइट्स की अब बात हो रही है, वो सैटेलाइट्स जो सरफेस ऑफ अर्थ के बहुत नजदीक से जाते हैं, मैं उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी देखना चाहता हूं। तो इट्स अ स्पेशल केस, ठीक है? इट्स अ स्पेशल केस। अभी तक क्या था? हम जनरल पढ़ रहे थे, कोई भी सैटेलाइट एट अ हाइट ऑफ H। अब एक स्पेशल केस आया फॉर ऑर्बिटल, सॉरी फॉर सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। बताइए बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर थी? रूट ऑफ G(m)(e) डिवाइडेड बाय स्मॉल r था, लेकिन इस केस में r के बदले RE लिखेंगे। एम आई राइट? अब बेटा मुझे एक चीज बताइए, आपको पता है एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर है? जरा एस्केप वेलोसिटी याद करें। एस्केप वेलोसिटी वाज इक्वल टू रूट ऑफ 2G(m)(e) डिवाइडेड बाय RE। आपको याद है? दिस द एस्केप वेलोसिटी, दिस द ऑर्बिटल वेलोसिटी। हर एक सैटेलाइट के लिए वैलिड नहीं है, ये सिर्फ उन सैटेलाइट्स के लिए वैलिड है विच आर ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको मैं कैसे लिखता हूं? इस एस्केप वेलोसिटी को गौर से देखिएगा, √2 अलग मैंने लिखा और लिख सकता हूं रूट ऑफ G(m)(e) डिवाइडेड बाय RE। क्या मैं एस्केप वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूं? बेसिक 7th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है बेटा। तो अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? एक सेकंड आप देखिए बेटा, देखो क्या मैं बोल रहा हूं। बताइए बेटा ऑर्बिटल किसके बराबर है? रूट ऑफ G(m)(e) बाय RE, रूट ऑफ G(m)(e) बाय RE।
इसके बदले में क्या लिखता हूं, ऑर्बिटल। तो बेटा एस्केप वेलोसिटी अब किसके बराबर है, फिर √2 ऐसे रख दीजिए, और बेटा इसके बदले में लिख सकता हूं v ऑर्बिटल। तो बेटा दिस इज द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी एस्केप वेलोसिटी होती है √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। लेकिन ये मैंने किन सैटेलाइट्स के लिए डिराइव की, ये रिलेशन किन के लिए याद रखनी होती है, फॉर सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लैनेट्स। चलिए बेटा नेक्स्ट हम अब यहां पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड देखो बेटा, टाइम तो हमारे पास है या नहीं है। तो चलिए बेटा आई थिंक अभी और 5-10 मिनट हम जो है, क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो दैट्स वाई बोर हो जाता है इंसान, छोटा लेक्चर जितना हो उतना अच्छा। चलिए बेटा ये एक और क्वेश्चन इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन आज के लेक्चर का, तो ये आज हम पहले फिनिश करें, ठीक है। सो दैट्स इट। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू ऑल्टीट्यूड एंड डेप्थ। आपको पता है बेटे, कोई भी बॉडी जो सरफेस ऑफ अर्थ पे है या सरफेस ऑफ अर्थ के नजदीक है, उस पे एक्सर्ट करता है बेटा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जहां फोर्स है तो वहां पे एक्सेलरेशन है, यानी अर्थ एक बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और जो अर्थ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं, जो एक्सेलरेशन अर्थ किसी बॉडी में प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बेटा अगर मैं यहां पे देखूं, ध्यान से सुनेगा, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ और ये ऑब्जेक्ट है क्लोज टू द सरफेस, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बताइए बेटा क्या मैं कह सकता हूं, फ्रॉम द सेंटर इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ RE। बताइए इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, वो होगा बेटा G, इसका मास है m, मास ऑफ अर्थ है me, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा G m e m डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। ये है बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स जिस बॉडी पे लग रहा है ऑफ मास m। अगर मैं कहूं फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, आप बोलेंगे हाँ, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज आल्सो इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस क्योंकि एक्सेलरेशन किसने प्रोड्यूस की, ग्रेविटेशनल फोर्स ने। तो बेटा यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इस A के बदले मैं लिखूंगा बेटा G, because of the acceleration produced by earth, तो acceleration produced by earth is G, so mg is equal to G m e m divided by RE square। m और m cancel हुआ, this is acceleration due to gravity। so acceleration due to gravity किसके बराबर है बेटा, G is equal to G m e divided by RE square। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस की बेटा, कि जब मैंने ये डिराइव किया मैंने ऑब्जेक्ट को रखा क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। अब देखिए बेटा, अगर एक बॉडी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सरफेस ऑफ अर्थ से दूर है, क्या तभी ये इसके बराबर होगा, नहीं। अगर ये बॉडी बेटा 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर नीचे डेप्थ में है बेटा, क्या उस पर भी इतनी एक्सेलरेशन होगी, नहीं। सो बेटा उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। तो बेटा ये जो G है आप देख सकते हैं, ये सिर्फ तब है बेटा जब बॉडी होगी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तब बेटा इतनी एक्सेलरेशन आती है। कितनी आती है, सब कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं इट कम्स 9.8, जिसको आप न्यूमेरिकल्स में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं बेटा न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। लेकिन ये सिर्फ तब है ये वैल्यू जब बेटा बॉडी होगी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। हाई ऑल्टीट्यूड पे या डेप्थ में जब हम जाते हैं बेटा बेटा तब जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये जो वैल्यू है 9.8, ये चेंज हो जाएगा। कभी ये 6 भी आता है, कभी ये 4 भी आता है, कभी 2, कभी तो 0 भी आता है। तो बेटा ये गड़बड़ हो जाती है इसमें। तो ये जो वैल्यू है याद रखेंगे, इट्स वैलिड या तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या तो क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटा इसीलिए यहां पे दूसरा पार्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन देखिए स्मार्ट तरीके से कैसे पूछा है। एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने निकाला, साथ में क्या लिखा, एंड वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू ऑल्टीट्यूड एंड डेप्थ। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये वैल्यू है बेटा, ये चेंज होता है बहुत सारे फैक्टर से। अगर हम बहुत ज्यादा ऊपर जाएं
ऊपर वाला आपको बचाए, ऊपर मतलब जाना, हाइट जाना, ठीक है बेटा, वहां जाए तो बेटा वहां पे भी इसका वैल्यू चेंज होगा। हम नीचे डेप्थ में जाए तब भी चेंज होगा। रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से इसका वैल्यू चेंज होता है बेटे। शेप ऑफ अर्थ की वजह से भी इसका वैल्यू चेंज होता है बेटे। पोल्स पे अलग जी है, इक्वेटर पे अलग जी है बेटा। तो ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हमसे इसने सब तो नहीं पूछा, इससे हमसे सिर्फ दो चीजें पूछी, वेरिएशन किस किस की वजह से, ऑल्टीट्यूड और डेप्थ की वजह से। यानी आपको बताना है अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे इतना है तो ऑल्टीट्यूड पे यानी एक अच्छी खासी हाइट पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे जी है तो बता दो डेप्थ पे कितना है। तो वो दो डेरिवेशंस आज हम करेंगे बहुत कम टाइम में, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत मिनिमम और प्रिसाइज में रखने की कोशिश करूंगा। अब बस फोकस करेंगे बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस द सरफेस ऑफ अर्थ, और मान लीजिए अब बॉडी यहां पे है, सर कहां पे है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट हाइट ऑफ h विच इज नॉट नेग्लिजिबल नाउ। सो दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, है ना बेटे, ध्यान से देख, मास ऑफ अर्थ इज m, मास ऑफ द बॉडी इज m। मुझे यहां पे इसमें निकालनी है एक्सेलरेशन। क्या यहां पे भी एक्सेलरेशन जो अर्थ प्रोड्यूस करेगा क्या वो g होगा? नहीं बेटा, g तो सरफेस पे, यहां पे जो प्रोड्यूस करेगा दैट g डैश, वो निकालना है इन टर्म्स ऑफ g। ध्यान से सुनिएगा बेटा कैसे निकालोगे। हम g डैश निकालने के लिए वहां पे g डैश निकालना है तो वहां पे फोर्स निकालेंगे, वहां पे जहां पे ये बॉडी इस टाइम है, बताइए इस पे कितना लगने वाला फोर्स है। सेंटर ऑफ अर्थ से इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है दैट्स RE प्लस एच, दैट्स RE प्लस एच। तो बेटा फोर्स वहां पे जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय RE प्लस एच। और हम एक चीज याद रखेंगे कि RE प्लस एच के बदले हम लिखेंगे बेटा स्मॉल r, विल रिप्लेस ऑलवेज RE प्लस एच बाय स्मॉल r। तो इसका लेकिन होल स्क्वायर, ये बड़ा फोर्स है, क्या लिख सकता हूं अब मैं इसको, GMEM डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। इजंट दिस द ग्रेविटेशनल फोर्स एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन? नाउ इफ दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एट दैट वेरी पर्टिकुलर पोजीशन, बताइए बेटा एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन, बताइए एक्सेलरेशन वहां पे कितनी होगी? तो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ, मैं इसके बदले लिख सकता हूं mg, लेकिन g डैश क्योंकि फोर्स यहां पे निकाला वहां पे g डैश है बेटा, इज इक्वल टू GMEM डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। बेटा m और m कैंसिल हुआ, g डैश आपको मिल गया। बताइए g डैश कितना मिला बेटे? g डैश मिला GME, ध्यान से देखिए बेटा, हमें g डैश मिला GME डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये हमें मिला बेटा। अब यहां पे क्वेश्चन ये है, सर आपने तो इसको इन टर्म्स ऑफ g लिखा ही नहीं। ध्यान से सुनिए बेटा, जरा g क्या था? दैट वाज GME डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। मैं उसको इन टर्म्स ऑफ दैट लिखना चाहता हूं। जरा यहां से GME का वैल्यू निकालो बेटे, GRE स्क्वायर। मैं लिख सकता हूं GME के बदले यहां से मैं लिखूंगा G इंटू RE का स्क्वायर, लिख सकता हूं। अब बेटा ये यहां पे हम इंसर्ट करेंगे, जरा देखिए क्या मिला बेटा, G डैश इज इक्वल टू, इसके बदले GME के बदले मैं लिख सकता हूं G इंटू RE स्क्वायर, G इंटू RE स्क्वायर, नीचे क्या है बेटा, स्मॉल r स्क्वायर। थोड़ा सा और अगर हम इसको सॉल्व करें या r को वापस लिखें इन टर्म्स ऑफ RE प्लस एच, तो ये मिलेगा G डैश इज इक्वल टू G इंटू RE डिवाइडेड बाई स्मॉल r के बदले RE प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है बेटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पे? एट पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड, जो कि नेग्लिजिबल नहीं है, जो कि नेग्लिजिबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक्सप्रेशन डिराइव बेटे आपके 3 से 4 मार्क्स हो गए। अब बेटा यहां पे एक और चीज था, डेप्थ, विद डेप्थ निकालना बेटे। तो ध्यान से सुनिएगा क्या करेंगे, ये हमारे पास अर्थ है बेटा, ये हमारी अर्थ है बेटा, और मान लीजिए मैं हूं एट अ डेप्थ ऑफ d, मैं हूं एट अ डेप्थ ऑफ d, मैं नीचे गया, अर्थ के सरफेस से नीचे गया टू अ डेप्थ ऑफ d। बेटा यहां पे मुझे निकालनी है एक्सेलरेशन दैट इज g डैश, सरफेस ऑफ अर्थ पे है बेटा g। अब मुझे निकालना है बेटा यहां पे, तो यहां पे अगर मैंने बॉडी को पहुंचाया ऑफ मास m, वहां पे निकालना है मुझे उस पे g डैश कितना है। तो ध्यान से देखो बेटा, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट, सेंटर ऑफ अर्थ ये। तो बेटा यहां पे यहां से यहां तक फिर डिस्टेंस कितनी होगी, RE माइनस d हो गया ना बेटा डिस्टेंस, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ हुआ यहां से यहां तक, d तो आप नीचे गए तो जो बचा दैट्स RE माइनस d।
अब बेटा यहां पे इस पे एक्सलेरेशन निकालने के लिए आपको इस जगह पे फोर्स चाहिए, तो फोर्स आपको पता होना चाहिए था डायरेक्टली किसके बराबर। जिनको नहीं पता बड़े उनके लिए मैं यहां पे डिराइव करूं कि जब आप अर्थ के अंदर जाते हैं टू सम डेप्थ, वहां पे फोर्स कितना होता है। वहां पे फोर्स होता है सिर्फ अर्थ के इतने पोर्शन से। क्यों, कैसे, कब, वो तो बड़ा क्लास में हम डिटेल में पढ़ाते हैं। अर्थ के सिर्फ इतने स्फीयर की वजह से, जितने स्फीयर के ऊपर ये मास m है बड़ा, सिर्फ उसकी वजह से नेट फोर्स इस पे आता है। मान लीजिए इस पोर्शन का जो अर्थ का जो ये स्फीयर है, इसका मास है बेटा स्मॉल, नहीं वैसे यहां पे रखेंगे बेटा क्योंकि कंफ्यूज आप ना हो जाएं, तो इसको मैं लिखूंगा यहां पे, इसको मैं लिखूंगा बेटा इतने स्फीयर के मास को मैं लिखूंगा एम ई डैश, यानी मास ऑफ अर्थ एम ई हुआ टोटल, लेकिन इतना जो स्फीयर ऑफ अर्थ है उसका मास एम ई डैश। सर व्हाट अबाउट इतने पोर्शन ऑफ अर्थ की वजह से नेट फोर्स 0, शेल का कॉन्सेप्ट है। तो अभी आप देखिए इतने ये स्फीयर की वजह से, बताइए बेटा इतने स्फीयर की वजह से इस मास पे कितना फोर्स आएगा। तो आप कहेंगे सर फोर्स आएगा जी, मास ऑफ अर्थ आप एम ई नहीं लिखना है बल्कि सिर्फ इतने स्फीयर का लिखना है एम ई डैश, एम डिवाइडेड बाई इन दो के बीच में डिस्टेंस आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। बेटे सही है, तो बेटा ये आएगा फोर्स आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। देखिए क्या करेंगे, एम ई डैश यहां पे निकालना होता है बस। सर कैसे निकालें एम ई डैश, बेटे हम यूज करेंगे डेंसिटी और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। वी नो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यू नो दैट डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मान लीजिए डेंसिटी ऑफ अर्थ इज रो, मान लीजिए डेंसिटी ऑफ अर्थ इज रो, तो बेटा हम मास ऑफ अर्थ जो है बेटा इन टर्म्स ऑफ निकालते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में। देखिए बेटा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा इतने पोर्शन का मास कैसे निकालेंगे। तो हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ अर्थ अगर रो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो बेटा मास m हमें निकालना है एम ई डैश, यही हमें निकालना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इतने स्फीयर का। तो बेटा एम ई डैश जो आया बेटा वो आया रो इंटू वी, वो आया रो इंटू वी। अब बेटा बताइए वो रो इंटू वी, जरा बेटा बताइए अब हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अगर मैं इसको यहां पे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ रो। अगर मैं रो से भी बचना चाहता हूं, लेट्स सपोज मैं रो से भी बचना चाहता हूं, तो आप यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो बेटा। अगर मैं इस तरीके से लिखूं ये एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रो आएगा। सर अगर हमें एक्सप्रेशन चाहिए रो के भी बगैर, तब क्या करें बेटा यूनिटरी मेथड से। सर यूनिटरी मेथड मतलब आप ये कर सकते हो बेटा, एक और शॉर्टकट यहां पे मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। बताइए बेटा 4/3 पाई आर ई क्यूब, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। बताइए बेटा क्या ये टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ नहीं है? क्या इतने वॉल्यूम का एम ई मास नहीं है? हां सर है। तो बताइए यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है? एम ई डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर ई क्यूब, पाई आर ई क्यूब। ये हुआ बेटा एक यूनिट वॉल्यूम का मास। हमें इतने वॉल्यूम का मास चाहिए बेटा, उतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। बचाया ना आपको रो से, तो यहां पे डेंसिटी नहीं आई। अगर आप ये यूज करेंगे बेटा ये भी सही है, बट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ कभी बेटा डिस्कस करेंगे ये एक्सप्रेशन कब हम यूज करते हैं बेटा। फिलहाल अभी हमें चाहिए था जी डैश, तो वी विल गो विद यूनिटरी मेथड। तो मैं कहूंगा बेटे मुझे कितने स्फीयर का मास चाहिए? इतने स्फीयर का जिसकी रेडियस कितनी है? आर ई माइनस डी। तो आर ई माइनस डी जितने का है बेटा उतने वॉल्यूम का कितना मास होगा? तो बेटा ये हमारे लास्ट स्टेप्स में से, ध्यान से देखिएगा, 4/3 पाई आर ई माइनस डी इतने वाले वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम जो स्फीयर होगा उसका मास कितना है? एम ई डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर ई क्यूब इनटू करेंगे बेटा इतने वॉल्यूम से 4/3 पाई आर ई माइनस डी, आर ई माइनस डी का होल क्यूब। बेटा 4/3 कैंसल, पाई कैंसल, बेटा जो मिला वो मिला इतने वॉल्यूम का मास, वही तो एम डैश है। तो बेटा एम डैश हमें मिला यहां पे, यानी एम ई डैश मैंने रखा था शायद, या एम डैश रखा था, एम ई डैश। तो एम ई डैश मुझे मिला बेटा यहां पे इज इक्वल टू कितना मिला बेटे? मास ऑफ अर्थ
डिवाइडेड बाई आर ई क्यूब इंटू बेटा आर ई माइनस डी का होल क्यूब। बेटा ये निकाला हमने यूनिटरी मेथड। कहीं पे रो दिख रहा है? नहीं बेटा। किस मेथड से? यूनिटरी मेथड से। टोटल वॉल्यूम इतना अर्थ का है, इतना मास है। एक यूनिट वॉल्यूम का मास इतना है बेटा। इतने वॉल्यूम का जितना स्फीयर हमने बनाया, इतने वॉल्यूम का मास बेटा इतना है। अब बेटा इसको इंसर्ट करिए इस एक्सप्रेशन में, एंड वी आर here to go and GME डैश के बदले ये डालिए एंड दैट्स इट, वी हैव फिनिश्ड द डेरिवेशन। तो आपके पास 4 मार्क्स आ जाएंगे बेटा। ध्यान से देखिएगा ये फाइनल स्टेप। सो F इज इक्वल टू GME के बदले ये डालिए बेटा, ME डैश के बदले इट इज ME डिवाइडेड बाय RE क्यूब मल्टीप्लाइड बाय RE माइनस D का होल क्यूब, यानी ME के बदले डाला और इनटू M, और नीचे क्या है बेटा? RE माइनस D का होल स्क्वायर। नीचे बेटा RE माइनस D का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करिए बेटा इसको, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहां पे बताइए बेटा कैंसिल क्या होगा? कैंसिल होगा, यहां पे क्यूब है, यहां पे स्क्वायर है, RE माइनस D एक ऊपर बचेगा। F अकॉर्डिंग टू न्यूटन इट इज MA, यानी mg डैश, क्योंकि फोर्स आपने यहां पे इस पे निकाला तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश है बेटा। इट इज इक्वल टू GME, और साथ में बचा बेटा RE माइनस D, क्योंकि क्यूब था, 2 तो कट गए, यहां पे 1 रहा, और रहा M डिवाइडेड बाई RE क्यूब। M और M cancel, so this is the final expression. The final expression is G dash is equal to GME divided by RE. जरा एक स्टेप नोट करिए, एक स्टेप नोट करिएगा। क्या है ये? RE क्यूब। मैंने क्या लिखा? RE स्क्वायर। सर क्यों, क्या हुआ? वेट करो यार। RE माइनस D डिवाइडेड बाई RE आ गया ना वापस, RE स्क्वायर इंटू RE क्यूब। सर क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि बेटा इसको आराम से देखो और बताओ ये क्या है। सर ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहां पे? on the surface. तो बेटा this is the final expression. So your expression is G dash is equal to G into RE minus D divided by RE. So this is it. So बेटा इस तरीके से हमने बेटा निकाला, डिराइव किया बेटा एक्सेलरेशन ड्यू। देखिए बहुत सिंपल स्टेप्स में देखिए किया क्या हमने। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है अब आपको, you need not to write this in terms of density। हमने तो बेटा इसको यूज ही नहीं किया। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को नीचे लाया टू डेप्थ D, वहां पे निकाला फोर्स। फोर्स था ये बराबर इतने अर्थ के इतने स्फीयर की वजह से बेटा जो है फोर्स था, तो ME डैश इतने स्फीयर का मास है बेटा। मैंने वो ME डैश लिखा इन टर्म्स ऑफ ME बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। आई जस्ट इंसर्टेड एंड MG डैश एंड रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। हो बेटा कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले एग्जाम्स में बहुत बड़ा मदद होगी इससे इंशाल्लाह। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका पूरा एक प्ले लिस्ट बनाऊंगा मैं अपने लेक्चर्स का, ठीक है। आप बेटा इसको थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स सो मच।